आज का जो टॉपिक है MT5 का वो हम स्टार्ट करेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार बता दीजिए मुझे। हाँ सर, वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए, धन्यवाद। और मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। मैं अभी MT5 पे आ जाता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल इन डिटेल, बेसिक टू बेसिक, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए इस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा MT5 को। फिर भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है आपको MT5 का, फिर भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आपको अनम्यूट कर करके पूछ लेना है, क्योंकि हम रिपीटली इसको स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 दिन रेगुलर चलाएंगे। तो कोशिश रहेगी कि हर एक टॉपिक आपको क्लियरली हो जाए, लेकिन फिर भी अगर रह जाता है तो आपको पूछ लेना है, क्योंकि कल भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि जितने ज़्यादा सवाल आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मुझे पता है, मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा। लेकिन ऐसा कोई सवाल हो सकता है जो शायद मैंने कवर नहीं किया या फिर मैंने उस विषय में नहीं बताया, तो वो चीज़ आपको पूछनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो वो चीज़ रिपीटली आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ मार्कअप, इससे आपको सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MT5 का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। अगर हमारे पास MT5 का एप्लीकेशन नहीं है, MT5 का एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम मेटाडेटर 5 के नाम से भी जानते हैं। MT5 डायरेक्टली हम MT5 डालेंगे, ये एप्लीकेशन हमें आ जाएगा। अब मैंने डाउनलोड कर रखा है तो ये मुझे ओपन आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ओपन कर लिया। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक अकाउंट। अब चाहे वो रियल हो चाहे वो डेमो, क्योंकि बिना अकाउंट के कुछ भी नहीं चलता है इसमें। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके उसमें मेटा कोड्स का एक डेमो अकाउंट आ जाता है, ठीक है। अभी मेरे तो काफ़ी सारे अकाउंट्स ऑलरेडी लॉगिन है, लेकिन मेटा कोड्स का एक अकाउंट आ जाता है। नहीं भी है तो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेमो अकाउंट मैंने लॉगिन कर रखा है मेरे ब्रोकर का, जिसके थ्रू सारी चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ और हर चीज़ के बारे में इन डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी अकाउंट लॉगिन कैसे करना होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मान के चलिए किसी भी ब्रोकर का, चाहे डेमो या फिर रियल अकाउंट आपके पास है, जिसका आईडी पासवर्ड आपके पास है, अब उसको लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन का सिंपल सा तरीका होता है, अगर आपके पास कोई अकाउंट लॉगिन नहीं है तो आपको प्लस का साइन यहाँ पे दिखाई देगा या फिर साइन अप का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपका कोई अकाउंट पहले से लॉगिन है, जैसे आप MT5 डाउनलोड करेंगे तो भी आपको इस तरीके से एक अकाउंट लॉगिन हो जाता है ऑटोमेटिकली मेटा कोड्स का डेमो वाला, जो कि $10,000 का होता है। तो अगर आपको नया अकाउंट लॉगिन करना है तो आप क्या करेंगे, मैनेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो मैनेज अकाउंट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो फिर आपको नया अकाउंट लॉगिन करने के लिए प्लस का साइन मिलेगा, इस पे आप चाहेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सर्वर लेना है, क्योंकि कोई भी ब्रोकर होता है उसका एक सर्वर होता है और उसके सर्वर के बिना आप कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सर्वर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका अकाउंट आप लॉगिन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जो अकाउंट मैंने लॉगिन कर रखा है वो डोपाइन का है। अगर मेरे पास स्टार ट्रेडर का अकाउंट है तो मैं स्टार ट्रेडर का सर्वर सेलेक्ट करूंगा, लॉगिन करूंगा, सर्च करूंगा। तो जो भी सर्वर है उसका मैं सर्वर देखता हूँ। मान के चलिए मेरा स्टार ट्रेडर का अकाउंट है, डेमो वाला है चाहे रियल वाला है। तो अगर मैं लाइव अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सर्वर को रखना है लाइव, ठीक है। यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन है। तो अगर मैं लाइव अकाउंट लॉगिन करूंगा तो मुझे सर्वर को लाइव रखना है, और अगर मुझे डेमो अकाउंट लॉगिन करना है तो मैं सर्वर यहाँ पे डेमो सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मेरे आईडी पासवर्ड डाल करके मैं अकाउंट लॉगिन करूंगा, ठीक है। इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे हम कोई इस्तेमाल इनका नहीं करते, ना तो कोई डेमो अकाउंट के लिए ना रियल अकाउंट के लिए। अकाउंट जो ओपन होता है वो डैशबोर्ड के थ्रू होता है।
अलग से लिंक होता है, उसके थ्रू हम अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे हमारा रियल हो चाहे हमारा डेमो हो, जिस भी ब्रोकर पे हम कर रहे हैं। ठीक है। और कोई और ब्रोकर है जैसे डो प्राइम है, तो डो प्राइम में भी सेम ही प्रोसेस होता है। हर किसी ब्रोकर का सेम प्रोसेस होता है। जब आप लाइव अकाउंट लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव रखना होता है, और जब आपको डेमो अकाउंट लॉगिन करना होता है तो इसको चेंज करके आप डेमो कर लेंगे। मतलब जो भी सर्वर आपको लॉगिन करते समय वहां पर दिखाया गया है, उस सर्वर का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। आपका अकाउंट लॉगिन हो गया। एक MT5 के अंदर आप जितने चाहें उतने अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के। अगर एक अकाउंट से आपको दूसरे अकाउंट को लॉगिन करना है तो जस्ट आपको क्या करना है, इस तरीके से क्लिक करना है किसी भी अकाउंट को जो आपको दूसरा लॉगिन करना है, और साइन इन पे क्लिक कर देना है। आपका वो वाला अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर आपको कोई और अकाउंट लॉगिन करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है, इस तरीके से वो आपका लॉगिन हो जाएगा। मैनेज अकाउंट पे जाइए, कोई भी अकाउंट लॉगिन करना है, अभी वाला जो अकाउंट है वो लॉगिन करना है, जस्ट मैं क्लिक करूंगा और ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल अकाउंट्स एक ही MT5 में रख सकते हैं और उनको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके सबसे पहले सेक्शन में कोड्स वाला जो सेक्शन है, ये कोड्स वाला जो सेक्शन है, इसमें आपके दिखाई देते हैं सबसे पहले पेयर्स। अब पेयर्स यानी क्या, जिनमें हम ट्रेड करने वाले हैं। जैसा मैंने बताया था, फॉरेक्स में हम ट्रेड करने करेंसी पेयर्स को, कम्युनिटीज को, और जो भी यूएस के स्टॉक्स हैं, यानी जो भी ब्रोकर हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब ब्रोकर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और ये हर ब्रोकर के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कोई ब्रोकर सिर्फ फॉरेक्स और क्रिप्टो प्रोवाइड करता है, कोई कुछ प्रोवाइड करता है, कोई बहुत सारे पेयर प्रोवाइड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस पेयर पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाई देता है आपकी वॉच लिस्ट। इसको हम वॉच लिस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वो पेयर होते हैं जिनमें आप ट्रेड करने वाले हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी वॉच लिस्ट को सही करना है। जिन पेयर्स में हमें ट्रेड करना है उन पेयर्स को हमें ऐड करना है, बाकी के पेयर्स को हमें यहाँ से रिमूव करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको होते हैं, एक तो प्लस वाला साइन और दूसरा ये एडिट वाला। ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल करके ही हम या तो पेयर्स को रिमूव करते हैं या फिर पेयर्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे इन सारे पेयर्स को रिमूव करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे पेंसिल वाले साइन का, और यहाँ पे डिलीट वाले साइन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जिन भी पेयर्स को हमें रिमूव करना है उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैं ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें से एक पेयर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, पता है क्यों, क्योंकि इसका जो चार्ट है वो उसमें ओपन है, और जिसका चार्ट ओपन होगा उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमें इस पेयर को रिमूव करना है तो पहले हमें किसी दूसरे पेयर का चार्ट ओपन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये रिमूव होगा। ठीक है। तो अब इन सारे पेयर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, और देखिए यहाँ से रिमूव हो गए। अभी मेरे वॉच लिस्ट में सिर्फ एक पेयर मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं चाह करके भी नहीं हटा सकता क्योंकि इसका चार्ट ओपन है। इसका चार्ट जो है वो ओपन है, और जब तक इसका चार्ट में नहीं हटाऊंगा तब तक ये पेयर यहाँ से नहीं हटेगा। तो अब किन किन पेयर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर मैं बताऊं आपको, नॉर्मली जिनमें हम ट्रेड करने वाले हैं या फिर जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है करेंसी पेयर्स में। ठीक है। उसके बाद आपका मेजर पेयर्स में आता है जीबीपी यूएसडी, जिसमें हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ और भी पेयर हैं जैसे ए यू डी यूएसडी। ठीक है। इस तरीके से हम मतलब यहाँ पे सर्च करेंगे और वो पेयर आता जाएगा, उस पेयर को हम उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब देखो कितने सारे पेयर्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो देखो क्रिप्टो के बहुत सारे पेयर हैं यहाँ पे। अगर देखना है कि कौन कौन से पेयर यहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो देखो क्रिप्टो के कितने सारे पेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सारे पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है तो हर ब्रोकर ये सारे पेयर्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो नॉर्मल पेयर होते हैं, फॉरेक्स के हैं, क्रिप्टो के हैं, और जो आपके कम्युनिटीज हैं, वो सारे ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली। चाहे कोई भी ब्रोकर लो, जैसे अगर
मैं एक रियल अकाउंट खोल के आपको दिखाऊं तो ये देखिए रियल अकाउंट है। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सेगमेंट आपको दिए गए हैं पेयर्स के। ये सारे सेगमेंट्स हैं जिनके पेयर्स आपको ब्रोकर द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। इन सब में आप ट्रेड कर सकते हैं। CFDs, ठीक है, कम्युनिटीज, क्रिप्टो करेंसीज, ETF और EU इक्विटी CFT। उसके बाद फॉरेक्स के मेजर पेयर्स, उसके बाद माइनर्स पेयर्स, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, UK इक्विटीज, US इक्विटीज, ठीक है। तो ये सारे सेगमेंट आपको दिए गए हैं जिनके पेयर आपको प्रोवाइड किए गए। इन सारे पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। इन सारे पेयर्स को आप ऐड करके ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इन सब में हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें डिसाइड करने हैं 5 से 6 पेयर्स जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें हम कंफर्टेबल हैं, जो हमें सूट करते हैं। हमें ये देखना है कि हम किन पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो इन सारे पेयर्स में हमें ट्रेड नहीं करना है। नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन पेयर्स में आप स्टार्टिंग में ट्रेड करिएगा। गोल्ड एक हाई वॉलेटाइल और हाई रिस्क की पेयर है, तो स्टार्टिंग में अगर आप नए हैं आप इसको इग्नोर करें, दैट्स गुड। अगर आप करना चाहते हैं तो आप एनालिसिस करिए इसका, इसको वॉच करिए, लेकिन मैं कहूँगा स्टार्टिंग में इसको इग्नोर करिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लॉसेस होते हैं, ज़्यादातर लोगों के जो लॉसेस होते हैं वो गोल्ड की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल आप GBP JPY, GBP JPY, यूरो JPY, यूरो JPY, ठीक है, इन पेयर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब इसमें से अगर किसी भी पेयर को हटाना है, जैसे मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि गोल्ड का चार्ट हमने ओपन कर रखा है इसलिए गोल्ड को हम हटा नहीं सकते, तो किसी दूसरे पेयर का चार्ट ओपन कर लीजिए। उसके बाद देखो इसको हटाने का ऑप्शन आ जाएगा। अब किस पेयर को हम नहीं हटा सकते? जिसका हमने चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हटाने का प्रोसेस। अच्छा, ऐड करने का प्रोसेस क्या होता है? ऐड करने का जैसे अभी मैंने करके दिखाया आपको, यहाँ से प्लस के साइन पे हम जाते हैं और जिस भी पेयर को हमें ऐड करना है उसको सिंपली हम सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें आ जाएगा, जैसे जो पेयर मेरे पास ऐड नहीं है वो मैं उसको सर्च करूंगा, BTC USD, BTC USD, ठीक है। ये पेयर आ गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये मेरे डैशबोर्ड में चला जाएगा। डैशबोर्ड यानी क्या? मैं इस वॉच लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, किसी भी पेयर को आप ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं इन दो सेक्शंस का इस्तेमाल करके। आशा करता हूं किसी भी पेयर को रिमूव कैसे करना है और किसी भी पेयर को ऐड कैसे करना है ये आपको क्लियर हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे अगले सेक्शन की ओर, और अगला सेक्शन है हमारा चार्ट का। अब चार्ट वाले सेक्शन पे जाकर के डायरेक्टली जिसका भी चार्ट आपने पहले ओपन कर रखा है वो चार्ट आप जाकर के देख सकते हो। जैसे मैंने पहले गोल्ड का चार्ट ओपन हो रखा था, फिर मैंने AUD USD का चार्ट ओपन किया तो AUD USD का चार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चार्ट सेक्शन से जाकर के ही मैं यहाँ से अपना जो चार्ट है वो बदल सकता हूँ, यहाँ से बदल सकता हूँ, ठीक है। अब इस चार्ट सेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ से जाकर के मैं कोई भी चार्ट बदल सकता हूँ। पहला तरीका, मेरी वॉच लिस्ट के अंदर जितने भी पेयर्स हैं और सिर्फ मैं वॉच लिस्ट वाले चार्ट को चेंज कर सकता हूँ, मतलब जो मेरी वॉच लिस्ट यानी जो कोट्स वाले सेक्शन में जितने भी चार्ट हैं मैं इन चार्ट में से कोई भी चार्ट यहाँ से ही डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मुझे इस चार्ट को ओपन करना है तो डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा और चार्ट पे क्लिक करूंगा, ये मेरा चार्ट ओपन हो जाएगा इस तरीके से। मुझे इसको ओपन करना है, मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा, मेरा चार्ट ओपन हो गया। लेकिन यही चीज मैं चार्ट पे जाकर के भी कर सकता हूँ। मैं चार्ट पे हूँ और यहाँ से जाकर के भी मैं अपना चार्ट जो है वो जो मेरी वॉच लिस्ट में है उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो यूरो JPY का किया, GBP USD का किया, गोल्ड का किया, इस तरीके से क्या है मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया चार्ट का। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम यानी क्या कि यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम, H4 यानी क्या 4 घंटा, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो 4 घंटे का है। अब टाइम फ्रेम यानी क्या होता है कि यहाँ पे बना हुआ हर एक कैंडल आपको 4 घंटे का दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे जितने भी कैंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, अब टाइम फ्रेम का सिंपल सा मतलब है कि अगर यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं सेलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी कैंडल बन रहे हैं वो सब 1-1 मिनट के हैं, यानी हर 1 मिनट बाद एक कैंडल बन रहा है। अगर यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ 5 मिनट का, यहाँ पे भी देखो 5 मिनट हो गया ये, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बनने वाला हर एक कैंडल 5 मिनट का है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 15 मिनट रखता हूँ, तो यहाँ पे बनने वाला, चार्ट पे बनने वाला और चार्ट पे दिखने वाला हर एक कैंडल 15 मिनट का है। अगर 30 मिनट करता हूँ तो हर कैंडल 30 मिनट का है। क्लियर। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि बनने वाला जो कैंडल है वो कितने मिनट का है, कितने समय का है। और एनालिसिस जो होता है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होता है। अब एनालिसिस जो होता है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे होता है? देखिए, अगर हमें स्कैल्पिंग करना है, नॉर्मली लोग स्कैल्पिंग करते हैं, और स्कैल्पिंग जो होता है वो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। ऐसा नहीं है कि मैं डेली का टाइम फ्रेम ओपन करके बैठा हूँ। अब डेली के टाइम फ्रेम का मतलब क्या है? एक दिन का एक कैंडल, यानी यहाँ पे दिखने वाला जो कैंडल है आपको, वो एक दिन में एक बार बनता है। ये जो कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरे दिन का कैंडल होगा। ये कल का कैंडल था, ये परसों का कैंडल है। ठीक है। तो अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि एक दिन का टाइम फ्रेम में चेक कर रहा हूं और मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, नहीं। स्कैल्पिंग के लिए हमेशा छोटे टाइम फ्रेम यूज किए जाते हैं, जो कि 1, 5 और 15 मिनट के होते हैं। नॉर्मली 1, 5, 3 मिनट का यूज किया जाता है। अब 3 मिनट का यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता, वो आपको ट्रेडिंग व्यू में देखने को मिल जाता है। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में जब आप जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम है आपका इसमें, और देखिए यहाँ पे 5 मिनट का है। यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम 3 मिनट का ले नहीं रखा है। सेकंड्स के भी टाइम फ्रेम होते हैं, लेकिन वो पेड वाले मेंबर्स को मिलते हैं। यहाँ पे देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 2 मिनट का है, 3 मिनट का है, 5 मिनट का है, 10 मिनट का है। ठीक है। तो इस तरीके के टाइम फ्रेम होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम जो होते हैं उन पे स्कैल्पिंग होता है, और जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, उन पे क्या होता है, आपका उस लेवल का ट्रेडिंग होता है। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर बात करूं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है कि आज ही मुझे बाई करना है, आज ही मुझे सेल करना है, तो मैं अपना जो एनालिसिस है वो 15 मिनट के अकॉर्डिंग करूंगा। ठीक है। अगर मुझे उससे बड़ा ट्रेडिंग करना है, तो फिर मैं, जितना बड़ा मेरा ट्रेडिंग हो रहा है, मतलब मेरा एक दिन के लिए जा रहा है, 2 दिन के लिए जा रहा है, मैं अपना होल्डिंग्स कर रहा हूँ, तो फिर मेरे उतने बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस भी होंगे। बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम होल्डिंग्स करते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है, टाइम फ्रेम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां से जाकर के आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। 1 मिनट देखना है, 5 मिनट देखना है, 15 मिनट देखना है, 1 घंटा देखना है, 4 घंटे देखना है, एक दिन, एक वीक और एक महीना। ठीक है। ये टाइम फ्रेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और दूसरा, जैसे ही आप कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक करोगे, एक तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, दूसरा जब आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो इस तरीके का सर्कल आपको आ जाएगा। अब इस सर्कल के अंदर ये टाइम फ्रेम है, ये सारे जो है वो टाइम फ्रेम है, और ये आपके अलग सेक्शन है। अब इन सेक्शंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन टाइम फ्रेम आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो। एक तो यहाँ से डायरेक्टली, जो कि अभी नए सेक्शन में ऐड हुआ है, पहले ये नहीं था, ये अभी ऐड हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। चलिए, हमने टाइम फ्रेम के बारे में भी चर्चा कर ली, और उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब इससे क्या है, किसी भी प्राइस पॉइंट का हम पता कर सकते हैं। इस पॉइंट का इस्तेमाल करके हम प्राइस पॉइंट पता करते हैं। मान के चलिए मुझे, इसने मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मुझे इसका प्राइस पॉइंट पता करना है कि इस कैंडल के लो का प्राइस क्या है। तो इस तरीके से मैं करूँगा, यहाँ पे मैंने किया और ये मेरा प्राइस पॉइंट है। तो पहले वाले सेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी कैंडल के लो, हाई, ओपन, क्लोज, या फिर किसी भी जगह के प्राइस पॉइंट को पता करने के लिए। जहां पे भी मैं इसको लेकर के जाऊंगा, उसका प्राइस पॉइंट मुझे पता चल जाएगा। ठीक है।
इसका इस्तेमाल हम प्राइस पॉइंट पता करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। यहाँ पे जो दूसरा सेक्शन आ रहा है आपको टाइम फ्रेम से पहले, इसका इस्तेमाल क्या होता है? तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, अब देखो यहाँ पे मैंने इंडिकेटर ऐड कर रखे हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपका चार्ट जब आप डायरेक्टली उसको ज्वाइन करते हो या फिर डाउनलोड करते हो। तो इसमें क्या है, हम इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमने चर्चा की कि आगे चल के हम स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, कुछ इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी बताएंगे जिसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो वो इंडिकेटर कैसे ऐड करना होता है, कोई भी इंडिकेटर अगर आपको पता है, आप मान के चलिए आपको आरएसआई के बारे में पता है, तो आरएसआई आप कैसे ऐड करेंगे? तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ से जाकर के इसको क्लिक करना है। इसको जब आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर हैं वो आपको मिल जाएंगे। जितने भी इंडिकेटर आपको MT5 अवेलेबल कराता है वो सारे इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो भी आपको ऐड करना है आप कर सकते हो। अगर आपको उस इंडिकेटर का एजुकेशन है कि वो इंडिकेटर किस तरीके से काम कर सकता है और उस पर अगर मेरा कोई स्ट्रेटजी है, तो मैं उस इंडिकेटर को यूज करके ट्रेडिंग कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आरएसआई के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो आरएसआई यानी क्या, ये रहा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से, अब इसमें कोई सेटिंग अगर बदलाव करना है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जिसका भी जो स्ट्रेटजी है वही, अब तो ये तो वही बताएगा जिसका स्ट्रेटजी है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है किसी इंडिकेटर बेस पे, तो आप इस तरीके से इंडिकेटर लगा करके, ये मेरा इंडिकेटर सेट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से नीचे से, इसको लॉन्ग प्रेस किया और इसको जितना चाहूँ इसकी स्क्रीन को छोटा और बड़ा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई और इंडिकेटर ऐड करना है? जी, अरुण जी, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हैंड रेस किया है आपने? अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो कोई भी इंडिकेटर आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने इंडिकेटर ऐड कर रखे थे पहले से, तो वो जैसे मैंने मूविंग एवरेज ऐड कर रखा था। ठीक है, तो मूविंग एवरेज कहाँ पे है, मूविंग एवरेज। ठीक है, तो 15 का ये मूविंग एवरेज, प्लस मैंने दोबारा से क्लिक किया और फिर मैंने मूविंग एवरेज लगाया 9 का। तो यहाँ पे मैं इसका टाइमिंग चेंज कर देता हूँ, पीरियड जो है 9, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखो कुछ इंडिकेटर तो ऐसे होते हैं जो चार्ट पे लगते हैं। ठीक है, और कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो नीचे लगते हैं। अब जैसे मूविंग एवरेज है, तो इसकी जो लाइनिंग है वो आपको चार्ट में दिखाई दे रहे हैं आपकी कैंडल्स के साथ चलते हुए। ठीक है, जैसे मैंने RSI लगाया तो वो नीचे दिखाई दे रहा है। और मैं अब देखो एक इंडिकेटर और लगाता हूँ। बहुत सारे लोग स्टॉकिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उसके अपने सबके अपने अपने सेटिंग्स होते हैं। तो ये देखो ये भी नीचे दिखाई दे रहा है इस तरीके से। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो चार्ट में लगते हैं और कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो नीचे लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, किसी भी इंडिकेटर को आप लगा सकते हो। अगर किसी भी इंडिकेटर को आपको रिमूव करना है तो सिंपल सा बस डिलीट के साइन पे क्लिक करना है, और जिस भी इंडिकेटर को आप रिमूव करना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे RSI को रिमूव करना है, जस्ट मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा और ये देखो मेरा डिलीट हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए टाइम फ्रेम के बारे में चर्चा कर ली। अब बात करते हैं इन दो सेक्शंस की जो कि सबसे लास्ट है इस चार्ट वाले पार्ट में। तो अगला जो सेक्शन है वो है हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स का। अब पेंडिंग ऑर्डर शायद आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए पेंडिंग ऑर्डर यानी क्या, टाइप ऑफ ऑर्डर। जब भी हम ऑर्डर लगाते हैं तो 3 से 4 प्रकार के ऑर्डर होते हैं। ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो किन किन ऑर्डर्स का यूज करते हैं, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट ऑर्डर,
डायरेक्ट ऑर्डर यानी क्या, कि जहां पे भी मार्केट चल रहा है वहां पे मैंने बाई और सेल डाल दिया। इसको बोलते हैं हम मार्केट एग्जीक्यूशन यानी डायरेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जो कि आप पंच कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे मुझे अगर ऑर्डर पंच करना है तो यहां से मैं बाई और सेल कर सकता हूँ इस वाले सेक्शन से। अगला वाला जो सेक्शन है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे इसका सेटिंग आप लगा सकते हो, चाहे तो इसको ऊपर ले सकते हो और चाहो तो इसको नीचे ले सकते हो। ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे बाई और सेल के, ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले, इनको आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते हो। अब ये कैसे होता है, इसके लिए सेटिंग होती है, वो सेटिंग वाला पार्ट में अभी आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा देखो ये बंद हो जाएंगे, और जैसे ही मैं इसको एक बार और क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है मेरे लॉट सिलेक्शन का सेक्शन, जहां से मैं लॉट कैलकुलेशन लॉट जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इस सेक्शन से ये पार्ट ओपन या क्लोज होता है। जैसे इसको मैंने क्लिक किया ये क्लोज हो गया, और इसको मैंने क्लिक किया ये मेरा ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ से जितना भी लॉट मुझे डालना है वो लॉट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है वो 0.01 होता है। जब हम लॉट साइज के बारे में चर्चा करेंगे तो इस पे और भी आगे इन डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है वो 0.01 होता है, और जो न्यू ट्रेडर होते हैं उनको 0.01 से ही स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर उनके कैपिटल के, क्योंकि जो लॉट साइज होता है वो कैपिटल के अकॉर्डिंग लगता है, कैपिटल के अकॉर्डिंग, और दूसरा आपका रिस्क के अकॉर्डिंग। आपका कितना स्टॉप लॉस है, कितना आपका अकाउंट साइज है, उसके अकॉर्डिंग आप लॉट साइज डिसाइड करते हो। ठीक है, तो जब हम लॉट कैलकुलेशन पे चर्चा करेंगे तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ ऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑर्डर्स में सबसे पहला क्या है कि एक तो हम डायरेक्टली यहां से डायरेक्ट ऑर्डर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से, अगर मुझे सेल करना है, मैंने इसको ओपन किया, ये अभी नए सेक्शन है, ये पहले नहीं थे, पहले नहीं हुआ करते थे। अभी यहाँ पे ये सेक्शन ऐड हुआ है जहां से हम डायरेक्टली बाई और सेल जितना चाहें उतना कर सकते हैं। तो अगर मुझे 0.01 के साथ यहाँ से सेल करना है तो बस मैं एक सेल का बटन दबा दूंगा और मेरा सेल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑर्डर मार्केट एग्जीक्यूशन, यानी मार्केट जिस टाइम पे भी चल रहा है उस टाइम पे हमने ऑर्डर पंच कर दिया। ठीक है, अब यही एक तरीका तो ये है मार्केट का जो डायरेक्ट ऑर्डर है वो हम यहां से पंच कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम यहां से भी डायरेक्ट ऑर्डर पंच कर सकते हैं। कहां से, हम कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करते हैं तो जैसे चार्ट को हम ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो हमें आता है न्यू ऑर्डर का। तो जब आप न्यू ऑर्डर पे जाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको ऑर्डर टाइप आपका दिखाई दे रहा है मार्केट एग्जीक्यूशन, यानी आपका जो ऑर्डर आप लगाने वाले हो वो डायरेक्ट आपके मार्केट प्राइस पे जाने वाला है। यानी मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आप बाई करो या फिर आप सेल करो, आपका मार्केट के टाइमिंग के मार्केट के प्राइस पे बाई और सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें आप एस एल और टीपी लगाना चाहते हो, एस एल यानी क्या, एस एल पॉइंट, टीपी यानी आपका टारगेट पॉइंट, अगर आप लगाना चाहते हो तो आप ट्रेड डालने से पहले भी लगा सकते हो, अगर आपको प्राइस पहले से पता है तो, या फिर चाहो तो आप बाद में ट्रेड डालने के बाद भी लगा सकते हो। तो सबसे पहला टाइप कौन सा हो गया आपका, मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट जिस टाइम पे भी चल रहा है उस टाइम पे आप डायरेक्टली ऑर्डर पंच करते हो तो उसको मार्केट ऑर्डर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको दो तरीके से, दो जगह से लगा सकते हैं। एक तो आप यहां से लगा सकते हो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने 0.01 के लॉट साइज पे मैंने बाई कर दिया। अभी मैंने इसमें कोई भी स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं रखा है। ठीक है, तो ये दो तरीके पता चल गए डायरेक्ट ऑर्डर लगाने के। अब बात करते हैं बाकी के टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स की, और अभी ये जो ऑप्शन है इसका क्या इस्तेमाल है वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आता है पेंडिंग ऑर्डर्स में। यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर का ये ऑप्शन है और पेंडिंग ऑर्डर का ये ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से जाते हैं तो डायरेक्ट ऑर्डर मुझे डायरेक्टली आ रहा है। डायरेक्ट ऑर्डर यहाँ से मैं 0.01 का लॉट साइज मैंने सेलेक्ट किया और बाई और सेल में डायरेक्टली यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा बाकी की जो ऑप्शंस हैं वो इसके पीछे हैं। अब मैंने बताया कि ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं,
डायरेक्ट ऑर्डर के अलावा, एक तो डायरेक्ट ऑर्डर यूज करते हैं लोग, इसके अलावा और क्या यूज करते हैं, बाई लिमिट और सेल लिमिट। इसके अलावा जो यूज होता है वो होता है ज्यादातर बाई लिमिट, सेल लिमिट। ठीक है, जब कोई न्यूज आता है और न्यूज के बेस पे जब कोई ट्रेडिंग करना होता है और न्यूज के बेस पे पेंडिंग ऑर्डर लगाने होते हैं, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं बाई स्टॉप और सेल स्टॉप। ये जब धीरे धीरे जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी तो न्यूज के बेस पे हमें ट्रेडिंग करना नहीं है, लेकिन इन चारों टाइप के ऑर्डर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 5 प्रकार के ऑर्डर जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे ज्यादा तो 3 प्रकार के ऑर्डर्स का ही यूज होता है, और अलग अलग कंडीशंस में इन 2 प्रकार के ऑर्डर्स का भी यूज होता है। इनका कोई भी यूज नहीं करता नॉर्मली। ठीक है, तो हमें समझना किन के बारे में है, इन 5 के बारे में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में हम इन डिटेल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोट्स वाले सेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। चार्ट वाले जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले कोट्स वाले सेक्शंस के बारे में ही समझ लेते हैं। मतलब यहाँ से जब हम जाते हैं तो डायरेक्ट ऑर्डर तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमें बाई लिमिट लगाना है तो पहली बात तो ये सोचिए कि हमें बाई लिमिट और सेल लिमिट कब लगाना होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं चार्ट पे। मान के चलिए मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है और मेरा एनालिसिस कहता है, अभी ये ऑर्डर मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, ये ऑर्डर मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट जो है वो सेल आ रहा है। ठीक है, अब मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट ऊपर आएगा पहले और फिर उसके बाद सेलिंग जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब एक तो है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट मुझे दिख रहा है सेल जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली सेल ऑर्डर पंच कर दूंगा यहाँ से, या फिर यहाँ से मैं डायरेक्टली, लॉट साइज मेरा पहले से सिलेक्टेड है, मैंने सेल ऑर्डर पंच कर दिया, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, ये तो क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट ऑर्डर हो गया, लेकिन अगर मुझे ऊपर ऑर्डर लगाना है और मैं चाहता हूं कि उसके लिए मुझे वेटिंग ना करना पड़े, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट इस तरीके से नीचे आया, इस तरीके से फास्ट करके नीचे आ गया, तो आप इतना जल्दी तो वो ऑर्डर डाल ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है और मेरा एनालिसिस है कि मार्केट यहां से आकर के फिर दोबारा से सेलिंग आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मार्केट यहाँ पे अभी चल रहा है, मार्केट ने क्या किया, सेलिंग दिया, अब मार्केट बाई जा रहा है, तो मेरा एनालिसिस है बाई जाकर के मार्केट फिर से सेलिंग आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे इस लाइन को मैं रखूंगा, और मेरे एस एल टी पी अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो यहीं से डायरेक्टली मैं अपना एस एल और जो भी मेरा टी पी मुझे रखना है वो मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं इनको बाद में भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा गैप में ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा। मार्केट ऊपर चला गया तो उतनी देर में मेरा ऑर्डर लग ही नहीं पाया, इस तरीके से मैंने देखो ऑर्डर लगाया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सेल सेल लिमिट। अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा ये सेल लिमिट एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ से कैसे लगाते हैं, तो सेल लिमिट मैंने क्लिक किया और मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, प्राइस डालना पड़ेगा। यहाँ पे बिना प्राइस के काम नहीं चलेगा, चाहे मुझे सेल लिमिट लगाना हो, चाहे फिर मुझे बाई लिमिट लगाना हो, बिना प्राइस के मैं ऑर्डर पंच नहीं कर सकता। यहाँ पे तो मैंने क्या किया, सिर्फ उस लाइन को आगे पीछे किया। जब इस सेक्शन से जाते हैं तो लाइन को आगे पीछे करना होता है और मैं अपना ऑर्डर लगा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले आपको प्राइस पता करना पड़ेगा कि आपका जो पेंडिंग ऑर्डर है वो आपको किस प्राइस पे लगाना है। तो मान के चलिए मुझे पेंडिंग ऑर्डर लगाना है यहाँ पे सेल लिमिट का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2648.34। तो यहाँ से मैं गया 2600, यहाँ पे मैं प्राइस डालूंगा 2648.34। ये प्राइस मैंने डाल दिया और मैंने पैलेस कर दिया। ये देखो मेरा पेंडिंग ऑर्डर पैलेस हो गया। अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, देखो मेरा पेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से एक्टिव हो जाएगा।
ठीक है। तो जहां पे मार्केट नहीं था वहां पे मैंने पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल किया। अगर मैं नीचे ही पेंडिंग ऑर्डर लगा देता तो क्या होता, वो पेंडिंग ऑर्डर तो लग ही नहीं सकता, सॉरी, मैं डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकता था जहां पे मेरा पहले मार्केट चल रहा था। लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट को सेलिंग जाना है, लेकिन पहले वो बाई आएगा। तो बाई आने के लिए अभी तो मार्केट बाई नहीं है, अभी तो मार्केट सेलिंग में चल रहा है। तो अगर मुझे ऊपर अगर ऑर्डर लगाना है तो मुझे पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सेल के लिए सेल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मेरा एनालिसिस है मार्केट बाई हो जा रहा है इस तरीके से, जैसे अभी ये मार्केट बाई जा रहा है, ठीक है, और मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट यहां तक रिवर्स आएगा और फिर उसके बाद बाई जाएगा, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं बाई लिमिट का इस्तेमाल करूंगा इस कंडीशन में। सिंपल सा, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की वे में समझाऊं कि मेरा मार्केट सेल जा रहा है और मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट यहां तक रिट्रेसमेंट करके फिर सेलिंग जाएगा, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, सेल लिमिट का इस्तेमाल करूंगा। मेरा एनालिसिस कहता है मार्केट बाई जा रहा है और मार्केट रिट्रेसमेंट लेकर के यहां से फिर दोबारा से बाई जाएगा, तो यहां पे मैं बाई लिमिट का इस्तेमाल करूंगा। तो ये दो तो इस्तेमाल हो गए बाई लिमिट के और सेल लिमिट के। अब बाई लिमिट और सेल लिमिट या तो मैं इस तरीके से यहां से लगा सकता हूं, ये हो गया मेरा बाई लिमिट, यहां से मार्केट रिवर्स आएगा फिर बाई जाएगा, और मार्केट यहां से है तो यहां से मार्केट को सेलिंग आना चाहिए, ये मेरा हो गया सेल लिमिट, ठीक है, यहां से। और यहां से मैं डालूंगा जो भी मुझे बाई लिमिट और सेल लिमिट लगाना है उसका बस मुझे प्राइस डालना है और बस पैलेस कर देना है, वो पैलेस हो जाएगा एज ए पेंडिंग ऑर्डर। मान के चलिए मुझे 50 पे लगाना है, 2650। सेल लिमिट 2650 से तो सेल लिमिट ही लग सकता है, बाई लिमिट तो नहीं लगेगा। तो 2650 मैंने प्राइस डाला, 2652 मैंने प्राइस डाला कि अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर आता है तो मेरा मार्केट जो है, मेरे सेलिंग ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर नहीं गया तो नहीं होंगे, मैं उनको डिलीट कर सकता हूँ 2655। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरे 3 पेंडिंग ऑर्डर लग गए, किसके, सेल लिमिट के, जहां पे मार्केट नहीं आया। अगर मुझे बाई लिमिट लगाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे लगाऊंगा कि अगर मेरा यहाँ पे मार्केट आता है तो मेरा बाई हो जाए। मान के चलिए अभी चल रहा है 47 पे, तो मैंने लगाया 2600, बाई लिमिट किया 2640 मेरा बाई, 2635 मेरा बाई, बाई लिमिट 2635, और ये मेरा 2637। इस तरीके से क्या है, मैं बाई लिमिट का ऑर्डर लगा दूंगा। तो ये मेरे क्या है, पेंडिंग ऑर्डर लग गए। अब पेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्डर जहां पे मार्केट अभी नहीं आया है, मार्केट आएगा तो पेंडिंग ऑर्डर एक्टिव होंगे, और नहीं आएगा तो एक्टिव नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि अब मार्केट वहां पे नहीं आएगा तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी ना लॉस है ना कोई आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो आशा करता हूं बाई लिमिट का इस्तेमाल कब करना है और सेल लिमिट का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है, इसके 2 तरीके मैंने बताए। एक तो डायरेक्टली आप चार्ट से, जहां पे आपको कोई भी प्राइस डालने की जरूरत नहीं है, बस लाइन को लेके जाना है, हो गया मेरा सेल लिमिट, बस प्राइस को लेके जाना है, हो गया मेरा टीपीएसएल, बाद में भी लगा सकता हूँ, हो गया मेरा बाई लिमिट। अब टीपीएसएल लगाना कैसे, तो मेरे ट्रेड वाले सेक्शन में चाहे पेंडिंग ऑर्डर हो चाहे एक्टिव ऑर्डर हो, बस लॉन्ग प्रेस करना है और मॉडिफाई पोजीशन पे जाना है, और जो भी मेरा टारगेट पॉइंट मुझे रखना है 2647 से 2650 मुझे रखना है मेरा टारगेट पॉइंट। अब ये बाई में है, सेल में सॉरी, तो 2650 तो टारगेट पॉइंट नहीं रख पाऊंगा, 2640 रख पाऊँ, क्योंकि सेलिंग का है 2640। ये मेरा टारगेट पॉइंट, टारगेट पॉइंट का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट उस प्राइस पे आएगा मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो मेरा ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। अगर मुझे एसएल लगाना है इसका, तो एसएल जो भी मुझे रखना है वो मैं रख सकता हूँ।
अब यहाँ पे प्राइस मुझे डालना पड़ेगा, बस देखो ये मेरे टीपी लग गए। अब 47 है, मुझे 2650 इसका एसेट रखना है, तो मैं इस तरीके से रख सकता हूँ मेरा प्राइस डाल करके 2650। सेम उसी तरीके से आप पेंडिंग ऑर्डर्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से चलता है। अब आपको किसी भी ऑर्डर को क्लोज करना है, मैनुअली क्लोज करना है, सिंपल सा बस लॉन्ग प्रेस करो, क्लोज पोजीशन पे जाओ और आपका पोजीशन क्लोज हो गया। इस तरीके से आप किसी भी पोजीशन को कभी भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पेंडिंग ऑर्डर्स का, जिसमें हमने सिर्फ बाई लिमिट और सेल लिमिट के बारे में चर्चा की, पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में, डायरेक्ट ऑर्डर्स के बारे में, और एसएलटीपी कैसे लगाना है उसके बारे में। और ये चीज़ जो है वो आप चार्ट से भी कर सकते हो। अब जैसे पेंडिंग ऑर्डर मैंने लगा दिए, अगर इनको हटाना है तो कैसे हटाना है, बस लॉन्ग प्रेस करना है, डिलीट ऑर्डर पे क्लिक करना है, ये आपके इस तरीके से डिलीट हो जाएंगे। और मैं चाहूँ तो चार्ट से भी डिलीट कर सकता हूँ, डायरेक्टली चार्ट पे गया, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा डिलीट का ऑप्शन आता है, और डिलीट का ही नहीं एस एल और टीपी का भी ऑप्शन आता है, तो आप एस एल और टीपी भी यहीं से मॉडिफाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये एस एल कितना है आपका, अगर टीपी आप लगा रहे हो तो टीपी कितने का है आपका, जैसे मैं बता रहा था ना, अभी एम टी फाइव में मॉडिफिकेशन हुआ है, तो आपको पिप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि इतने पिप में कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, वो आपको खुद ही दिखा देता है आपका कितना प्रॉफिट होगा, आपको खुद ही दिखा देता है कि कितना लॉस होने वाला है, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक वो है, पॉइंट है। तो इस तरीके से क्या है ये आप कर सकते हो। अभी कल इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। और आशा करता हूँ ये जो पेंडिंग वाला ऑर्डर वाला है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आज ही आप अपना एम टी फाइव अकाउंट लॉग इन करिए, डेमो अकाउंट, और उसमें इन चीज़ों का प्रैक्टिस करके देखिए डेमो अकाउंट के साथ। डेमो अकाउंट में तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप उनको करके देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है कल पूछिए, कल हम बाकी और चर्चा करेंगे, इन चीज़ों को हम दोबारा से रिपीट करेंगे, तो शायद और ज़्यादा समझ में आए। ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती हैं, धीरे धीरे आती हैं, एक साथ में नहीं आती। कल हम बाई लिमिट सेल लिमिट को थोड़ा सा और समझेंगे, बाई स्टॉप सेल स्टॉप को थोड़ा सा और समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे, रिपीट रिपीट करेंगे जिससे आपको समझ में आ सके। लेकिन सिर्फ मीटिंग अटेंड करके नहीं समझ में आएगा, आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली करिएगा। ये ट्रेड वाला सेक्शन है तीसरा वाला, जिसके बारे में कल चर्चा करेंगे, और प्रैक्टिकली दिखाया है तो शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हो। ओके, तो कोई भी सवाल है पूछ लीजिए।